जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज हम जम्मू संभाग के बारे में बातचीत करेंगे कि जम्मू संभाग में किस तरह से टेररिज्म आया और उसके पीछे की वजह क्या है। कि आज जम्मू का, चाहे हम कठुआ इलाके की बात करें, चाहे जिला रियासी की बात करें, अलग अलग जगहों पे आतंकी गतिविधियां हुई, अटैक भी हुए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है पूर्व कमांडेंट सोहन देव मेरे साथ मौजूद हैं और काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट हैं। और आपको ये भी बता दें कि 37 वर्ष इन्होंने सेवाएं दी हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इस आतंकी गतिविधियों को लेकर जम्मू संभाग की अगर हम बात करें, इतना टेररिज्म नहीं था जितना लगातार बीते महीनों की बात करें, लगातार आतंकी गतिविधियां हुई हैं। और हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना ने जो है एनकाउंटर करके तमाम उन आतंकियों को नष्ट नबूद किया है। और आज सोहन जी से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आपके दर्शकों मेरी तरफ से उनको नमस्कार, जय हिंद। सर, जिस तरह से मैंने पढ़ा आपके बारे में, जिस तरह से स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस की बात करें, आपने तमाम वो चीजों को बारीकी से एनालाइज किया है। पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे हम तमाम वो चीजों की, क्योंकि आप भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं, बीएसएफ में भी। क्या कहना चाहते हैं कि जम्मू संभाग में जिस तरह से अब आतंकी निशाना बना रहे हैं अलग अलग जगहों पे, खासकर कठुआ जैसे क्षेत्रों में जो है आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। अब बीते दिनों की बात करें, कितना बवाल जो है उठा है, जिस तरह से 3 मासूमों के शव बरामद हुए। क्या कहना चाहते हैं, ये किस तरह से टेररिज्म जो है जम्मू संभाग में है? ये कहना कि ये जम्मू संभाग में अभी 2024 या 25 में ये टेररिज्म आया है, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट क्या हुआ है, 2008 के बाद सिस्टमेटिकली जब कश्मीर वैली में टेररिज्म पे अंकुश पाया गया, तो पाकिस्तान और बाकी यहाँ लोकल जो इनके आका हैं, जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और जो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है टेररिज्म का, उन्होंने जम्मू रीजन को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो 2011 किससे शुरू हो गया, जम्मू रीजन में पाकिस्तान बॉर्डर से, इंडो पाक बॉर्डर से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशंस होती थी। और ये क्या करते थे, मोस्ट ऑफ दिस टेररिस्ट ये जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट थे। ये निकलने के बाद, बॉर्डर से निकलने के बाद तकरीबन ओवरनाइट डिस्टेंस कवर करने के बाद, नेशनल हाईवे जो कठुआ से लेकर पठानकोट से लेकर जम्मू तक आती है, यहाँ पर ये लोग आ जाते थे। यहाँ पे ये कई बार गाड़ियाँ पकड़ते थे, किसी की कार छीन ली, किसी का ट्रक छीन लिया। आने के बाद दे यूज टू गो टू द नियरेस्ट कैंप्स, मिलिट्री कैंप्स या एस्टेब्लिशमेंट्स में जाते थे या हमले कर देते थे। अराउंड 40 ऐसे हमले हुए 2008 और 2016, 17, 18, 19 तक। लेकिन 2019 के बाद फिर इन्होंने जो जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स हैं और ये लोग हैं, इनका नेटवर्क जम्मू रीजन में बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। 2019 के बाद इन्होंने पुंछ में जो मदर रिज है, DKG से लेके KG तक, उसको यहाँ पर जम्मू रीजन से इन्होंने टेररिस्ट भेजे वहाँ पर, और वहाँ कंसोलिडेशन की उन माउंटेन रेंजेस के ऊपर। इसी तरह 2019 के बाद जम्मू रीजन में, और ये जो कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ के जो तहसील हैं बनी और बलौर, नेशनल हाईवे क्रॉस करने के बाद, बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद टेररिस्ट नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद उनको पीछे उन सिंपैथेटिक एरियाज में, जहाँ पर इनकी काफ़ी आबादी है, बनी और बलौर में सिंपैथाइजर्स की, वहाँ पर ये लोग चले गए। और उसमें 2024 का इंसिडेंट है, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में तकरीबन 50 और टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट किए हैं जम्मू रीजन से, और खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 10-15 ग्रुप में निकले होंगे, मे बी 10 ग्रुप्स में निकले। ये निकलने के बाद कुछ लोग ये सरथल, छत्रगला और पत्नी टॉप की रिज लाइन पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया है, क्या कहते हैं, बसंतगढ़ और डूडू, और फिर बनी एंड बलावर, इनके अपर रीचेस में। उसके बाद 4-5 ग्रुप, इनमें से 3-4 ग्रुप, मेरे ख्याल में 4 ग्रुप डिसेंड करके चिनाब वैली में चले गए। वो पार चिनाब क्रॉस करने के बाद ये डोडा के ऊपर जो पीर पंचाल रेंजेस के रिज लाइन्स हैं, टॉप नील से लेकर छात्रों तक, ये ग्रुप उधर चले गए। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में 10 RR के एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी, एक मेजर और 4 जवान वहाँ मारे गए थे। इसी तरह असर टॉप के ऊपर आपने देखा कि वहाँ पर भी एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक आर्मी का मेजर शहीद हुआ था। और इसके अलावा वहाँ पर एक सिविलियन की किलिंग की थी उन्होंने, बाद
मिस्टर मान सिंह, वो असर के ऊपर, वो तहसील बेटोट का रहने वाला लड़का था। शुरू में तो ये माना गया कि कोई आपसी रंजिश का सवाल है, उसका कत्ल कर दिया किसी ने, लेकिन बाद में जब वो टेररिस्ट मारा गया आर्मी के एनकाउंटर में, तो उससे एक वीडियो बरामद होता है और उसमें उसको टेररिस्ट गले से फंदा लगा के उसको मार रहे हैं। उसके बाद उसकी डेड बॉडी वहीं उसने दफना दी थी। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि कठुआ में जो ये बिलावर तहसील में हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 5वां या 6वां इंसिडेंट है। और अभी ये कंसोलिडेशन, ये ग्रुप जो आए हुए हैं, तकरीबन 50 में से 50 और टेररिस्ट में से 16-17 टेररिस्ट या 18 से अराउंड 20 तक मारे गए हैं। बाकी ये लोग जो हैं, ये कुछ चिनाब वैली में हैं, कुछ ये छत्रकला से लेकर पत्नी टॉप इस रिज लाइन पे हैं, और कुछ पुंछ रजौरी के ऊपर ये एक्टिव हैं लड़के। ये सर इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुई, किन किन जगहों से ये इन्फिल्ट्रेट किए? देखिए, जो टेल टेल साइंस हैं और जो हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटेलिजेंस ब्यूरो से और बाकी एजेंसीज के जराया से, कुछ एजेंसीज तो डिनाई करती हैं कि यहाँ से टेररिस्ट निकले नहीं, बात सही नहीं है। ये मोस्टली जो नाले निकलते हैं, कठुआ से नीचे की तरफ जाते हैं नाले और रिवर्स जाते हैं, जैसे बसंतर से लेकर और रावी रिवर तक, तकरीबन 4-5 बड़े बड़े मेजर रिवर्स हैं जो ऊपर पहाड़ों से आते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट से और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं इन नारोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। और वो क्या, जहां पर जो बॉर्डर फेंस है उसको वॉश कर देते हैं। ये बड़े बड़े गैप बने हुए हैं, उन गैप्स को टेम्पररी तरीके से जो एजेंसीज हैं मैनेज करती हैं, और वो गैप एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा सरकंडा होता है, वहाँ घास होता है, एलिफेंट ग्रास होता है, उसके बीच में कोई भी सर्विलियंस डिवाइस और ह्यूमन जो सर्विलियंस एलिमेंट्स हैं वो कामयाब नहीं होते। वहाँ से ये निकलने के बाद पीछे फिर आ जाते हैं। पीछे बहुत सारी बस्तियां हैं सिंपैथेटिक पॉपुलेशन की जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उन बस्तियों में ये लोग आते हैं और वहां से इनको गाइड मिलते हैं उन बस्तियों से, और ये नेशनल हाईवे 44 क्रॉस करवाने के बाद पीछे पहुंचा के आ जाते हैं। पीछे फिर तो बाज़ाफ्ता एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका चिनाब वैली में और करके सिंपैथेटिक पॉपुलेशन है जहां पर ये पनपते हैं, और ये लाई डोगो रहते हैं, खामोश रहते हैं, और जब मौका लगता है, जब थोड़ी सी ढील देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो ये काम करते हैं, ये एक्शन लेते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और जब तक ये 20-22 लड़के जो अभी तक एक्टिव हैं चिनाब वैली में और इधर सरतल टॉप के ऊपर और छत्रकला एरिया में, बलेसा में, मरमत एरिया में और छात्रों एरिया में, डोडा के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के और पुंछ रजौरी के रिज लाइन्स के ऊपर हैं, जब तक सीरियसली इनको टैकल नहीं किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम परपेचुएट होती रहेगी और ये स्पर्ट होता रहेगा। अभी सर देखिए, जिस तरह से बीते दिनों की बात करें, पहले जो है एक मामला जो है वो सामने आता है कि 3 बच्चे फैमिली के 3 मेंबर जो हैं वो मिसिंग हैं। उसके बाद उनके शव बरामद हुए हैं। कठुआ की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो बिलावर, जम्मू के अलग अलग इलाकों में इसका प्रदर्शन देखने को मिला। तो क्या लग रहा है कि क्योंकि तमाम वो लोग जो है इसे आतंकी गतिविधियों से मिला रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस तरह से कठुआ के उच्च क्षेत्रों में जो है, क्या लग रहा है कि अभी भी आतंकी एक्टिव हैं? बिल्कुल एक्टिव हैं, आतंकी बिल्कुल एक्टिव हैं। और ये सिर्फ 3 लड़कों की बात नहीं है, ये तकरीबन 5वां इंसिडेंट है इस टाइप का जो इस रीजन में हुआ, जम्मू रीजन में हुआ। मैं आपको डेट्स बता दूं। 28 अप्रैल 2023 को एक बंदा मुख्तियार अहमद शाह, विलेज नाड़, मेंढर पुंछ का रहने वाला है, उसकी डेथ हुई है सुसाइड से 20 अप्रैल को। हुआ क्या कि जड़ां वाली गली और ये जो रिज लाइन है, मदर रिज लाइन, जिसको मदर रिज बोलते हैं पुंछ में, उसके ऊपर तकरीबन 6-7 बार एम्बुश हुआ और तकरीबन 20 से 25 फौजी जवान मारे गए, एयरफोर्स के जवान मारे गए, बाकी लोग मारे गए। तो जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सीरियसली की इस रीजन में गवर्नमेंट के दबाव में, और पुलिस ने एक्टिव काम किया, तो इस आदमी की निशानदेही हुई कि यह आदमी उनको शेल्टर देता रहा 2 साल से। जब इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, ये पुलिस के पास नहीं गया, इसने सुसाइड कमिट किया और सुसाइड कमिट करने से पहले एक वीडियो बनाया और वो लॉन्च कर दिया। सिमिलर इंसिडेंट अभी आएगा कठुआ का भी, जो मक्खन दीन का इंसिडेंट है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये पहला इंसिडेंट हुआ। उसके बाद फिर 29 अगस्त को क्या हुआ, असर टॉप के ऊपर, असर तहसील असर है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उसके टॉप के ऊपर पत्नी टॉप के पास एक लड़का मान सिंह, वो अपने घर जा रहा था, टेररिस्ट वहां बैठे हुए, तो उन्होंने उसको पकड़ के मार दिया और उसको गोली से नहीं मारा, न क्लेम लिया,
उसको गला घोंट के मारा, रस्सी से गला फांद के मारा उसको। उसके बाद क्या होता है, उसको मिट्टी में दबा देते हैं। 4-5 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी निकलती है। लोग कहते हैं जी ऐसे किसी ने आपस की रंजिश में, कोई जमीन का झगड़ा है, ऐसे मार दिया गया उसको। लेकिन होता है क्या है कि विद इन ए वीक एक एनकाउंटर हो जाता है, उसमें टेररिस्ट मारा जाता है। उसे एक मोबाइल बरामद होता है। जब उस मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस और आर्मी, उसमें उसका वीडियो मिलता है लड़के का, और टेररिस्ट उसको मार रहे होते हैं, टेररिस्ट उसको फांसी दे रहे होते हैं, और वो आदमी रेजिस्ट कर रहा होता है। तो ये पता चलता है कि वो आदमी टेररिस्ट ने मारा। सिमिलरली ये 29 अगस्त 2024 का इंसिडेंट है। उसके बाद 10 फरवरी में क्या होता है, कठुआ में ऊपर विलेज मल्हार में, ये बलावर तहसील का एक केस है। मक्खनदीन गुजर एक लड़का है, वो सुसाइड करता है। वो भी एक वीडियो बनाता है और अपलोड करता है। सिमिलर इंसिडेंट जो पुंछ वाला हुआ था मुख्तियार अहमद शाह का, सिमिलर इंसिडेंट ये इंसिडेंट है। वो लड़का क्या करता है, उसको पुलिस बुलाती है कि तू अपना मोबाइल लेके आ जा, यू आर इन्वॉल्व इन द टेररिज्म। पहले पुलिस ने शायद उसको इन्वेस्टिगेशन के बुलाया था, उसको घर भेजा कि जा तू अपना मोबाइल लेके आ। वो जाके अपना सुसाइड नोट बनाता है और एक वीडियो बनाता है, उसको अपलोड करता है, उसके बाद सुसाइड कर जाता है। ये सारी हरकतें हो रही हैं टू पुट द पुलिस ऑन द डिफेंसिव, और पुलिस को डिफेंसिव में आना नहीं है। सुसाइड के लिए अबैटमेंट पुलिस ने नहीं की है, पुलिस ने सिर्फ उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। हाँ, तो हुआ क्या कि पूरी यहाँ सियासी तंजीमें जो J&K की, जो इनको सपोर्ट करती हैं टेररिज्म को, सिंपैथेटिक है उनके साथ। उसमें बड़ी बड़ी पार्टियां, शायद रूलिंग पार्टी भी है, उन्होंने शोर मचाया जी पुलिस के हरासमेंट की वजह से ये लड़का मारा गया। तो अभी खैर ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की हुई हैं, जुडिशियल इंक्वायरी या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कर रहे हैं ये लोग, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन इसके बैकग्राउंड मैंने आपको लेकिन दोनों मामले सेम मिलते जुलते, जो 28 अप्रैल 2023 को हुआ और उसके बाद अब जो ये देखिए इस तरह है, ये इसकी वजह है। पहले क्या होता था कि ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जाते थे, उनके ऊपर PSA लगता तो उनको मारता पीटता कोई नहीं था। उनकी सियासी तंजीमें और जो लीगल इनके जो सपोर्ट नेटवर्क है वो सामने आ जाते थे। ये श्रीनगर के जेलों में रहते थे, 5 स्टार होटल की इनको फैसिलिटीज मिलती थी। अब की बार ऐसा नहीं होता। अब की बार टेररिस्ट पकड़ा जाता है या सिंपैथाइजर पकड़ा जाता है, ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनके मकान तोड़े जाते हैं, बुलडोज किए जाते हैं, उनकी नौकरियां छीनी जाती हैं, और इनको सेंट्रल जेल में भेजा, बाहर के जेलों में भेजा जाता है। और वो बहुत दूर हैं, वहां इनके लोहाकीन नजदीक वाले इनके रिश्तेदार वहां जा नहीं सकते। ये सबसे अच्छे टेक्निक है टू पुट देम अंडर द प्रेशर। अब ये सोचते हैं जॉब भी जाएगा, मकान भी जाएगी, जमीन भी जाएगी, सो दे थिंक कि हम अपने आप को एलिमिनेट कर देते हैं और बाकियों को पीछे कोई परेशान न करे, इसलिए ये सुसाइड हो रहे हैं। अभी सर जिस तरह से एक इसके बाद ये जो किलिंग्स हैं 3, जो इसके अलावा 3 किलिंग्स हुई, एक मानसिंह की किलिंग हुई, इसके अलावा ये इससे पहले मैं सर एक सवाल मैं पूछता हूं, उसके बाद आप इसका भी ब्रीफ कीजिएगा। जिस तरह से मक्खनदीन का इश्यू बना हुआ है, तो ये पॉलिटिकल सवाल है, आप जवाब नहीं भी देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरह से मक्खनदीन का सुसाइड का वीडियो सामने आया, लेकिन तमाम ऐसे कश्मीर के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि जो है तंग किया जा रहा है, ओवरग्राउंड के नाम से जो है तंग किया जाता है लोग। ये इकोसिस्टम हमेशा से रहा है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये डेमोक्रेसी उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करती है टू परपेचुएट। डेमोक्रेसी का कमी यह है कि जो टेररिस्ट हैं और उनके आका हैं, वो डेमोक्रेसी के वैल्यू सिस्टम को ही परपेचुएट करते हैं टू प्रोपेगेट देयर थ्योरी। तो बात ऐसे है कि ये हमारी कमी है इसकी। अगर यहाँ डिक्टेटरशिप होती है, मिलिट्री रूल होता है जैसे पाकिस्तान में, ऐसी कोई आवाज खड़ी नहीं करता। लेकिन इसको डेमोक्रेटिकली वी हैव टू एड्रेस इट। द पुलिस हैज टू कम आउट विद क्लीन इन्वेस्टिगेशन कि उसने सुसाइड क्यों किया, और उसकी असली जो एविडेंस उसके पास उसके मोबाइल में अवेलेबल है, जहां उसने कॉल किए हैं, दे शुड कॉल व्हाट्सएप ग्रुप से बात करें। आपको क्या लगता है कि ये भी टेररिज्म से मिलता जुलता है? ये बिल्कुल टेररिज्म। जो आदमी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उनको हाइडेड प्रोवाइड करता है, उनको खाना देता है, उनको शेल्टर्स ले जाता है, उनके गाइड का काम करता है, वो ही इज नो लेस देन ए टेररिस्ट, ही इज मोर डेंजरस देन द टेररिस्ट। टेररिस्ट तो आमने सामने की जंग लड़ता है, दे आर द हिडन एनिमीज, इसलिए हम उनके साथ कोई हमारी सिंपैथी नहीं है। लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को इस नतीजे पर आना चाहिए। वो सारी चीजें जो उस फोन पे है, मक्खनदीन के फोन में, कि किसको कॉल किया गया, क्यों सुसाइड उसने किया, किसके कहने पे किया, बिल्कुल ये सारी, वो जब तक उसकी फोन की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, या उसके रिलेटिव्स के फोन की जिससे उसने कॉल किया है, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगी, इसके अलावा जो उसके नेटवर्क में जो लोग हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। बड़े बड़े वकील तो पहले ही फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हो गए पॉलिटिकल पार्टीज के, आपको पता होगा इस बात का। तो हमें उनसे कोई लेना दें, वो उसको पूरी प्रोटेक्शन दें जितना देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाधा ना पैदा करें। इसके बाद
दो किलिंग्स और हुई हैं। एक हुई है 10 फरवरी को, ये 17 फरवरी को शमशेर और रोशन की। इनको मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में, जैसे मानसिंह की किलिंग हुई थी, एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में ये दो लड़के मारे गए। उनको स्ट्रैंगुलेट किया गया, क्लेम किसी तंजीम ने नहीं लिया। ये कोई वजह नहीं हो सकती कि, और टेररिज्म वहां एक्टिव है, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उन्होंने किसी को देखा हो या ओवरग्राउंड वर्कर्स ने देखा हो, या दे आर थिंकिंग कि हमारे लिए खतरा है इसलिए उनको एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद ये 7 मार्च वाला इंसिडेंट है, ये जो 3 लड़के मारे गए, योगेश, दर्शन एंड वरुण, ये आदमी लिए गए हैं, इनको इंटेरोगेट किया या नहीं किया पता नहीं। उसके बाद इनको पहाड़ी से गिरा दिया गया एक वाटरफॉल से, और नीचे 3 बंदों की कमीजें लगी हुई हैं और एक बंदे की पैंट उल्टी लगी हुई है। ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई है। और ये भी मानसिंह और ये जो पहले 17 फरवरी का शमशेर और रोशन की जो किलिंग हुई है, एग्जैक्टली ये किलिंग भी उसी तरीके की है। इनको आप बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सीरियस है टेररिज्म के बारे में, उमर साहब अगर सीरियस हैं कि वो टेररिज्म से निजात पाना चाहते हैं, या कोई दूसरी पार्टियां हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, दे शुड अलाउ द पुलिस टू वर्क, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और ये केसेस एनआईए को हैंड ओवर होने चाहिए। मेरी ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि ये केसेस लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी करके, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लेट एनआईए स्टेप इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये 5 केसेस, 28 अप्रैल 2023 ये मुख्तियार अहमद का केस, मान सिंह का केस, ये शमशेर और रोशन का केस, और ये 3 जो केसेस हैं ये एनआईए को हैंड ओवर करें और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो। यानी कि आपके हिसाब से सर, जिस तरह से अब आतंकी जो है अपना जो जैसे हमला करते थे, अब स्ट्रेटेजी उन्होंने बदल दी है, अब अपना क्लेम नहीं कर रहे हैं लेकिन मार रहे हैं लोगों। क्लेम वो उन सारे टारगेट्स को कर रहे हैं जो फौज के हैं या पुलिस के हैं, उनके वीडियो बनाते हैं, उनको अपलोड कर देते हैं, और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो किसी फॉरेन सर्वर से जाके अपलोड करते हैं उनको, टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल कर। लेकिन जो ये सिविलियन किलिंग कर रहे हैं, जो ऑर्गन वर्कर्स की किलिंग कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी की किलिंग कर रहे हैं, जो यहाँ के अच्छे पीसफुल सिटीजन्स की किलिंग कर रहे हैं, वो क्लेम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, और उनके आका जो यहाँ पे उनके लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव है, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे सिविलियन किलिंग्स में, इसलिए उनका क्लेम नहीं लेते हैं। ये बात समझिए। क्या लग रहा है आपको, जो पड़ोस में बैठे हुआ आका हैं इनके आतंकियों के, चाहे कोई भी तंजीम हो, क्या लग रहा है कि जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं दरार डालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम पर हो या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, कि इनमें नहीं, इसको जम्मू रीजन से कनेक्ट करना ही होगा। इनको कश्मीर वैली में क्या हुआ कि कश्मीर में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क हो गया, और एलओसी जो है बहुत ही फॉर्मिडेबल तरीके से इंडियन आर्मी ने उसको सील किया हुआ है। वहां से आना मुश्किल है, और अंदर जो भी अंदर आता है इंटेलिजेंस आ जाती है, ये लोग मारे जाते हैं। जम्मू रीजन में वो इंटेलिजेंस का गैप है और सिक्योरिटी ग्रिड का गैप है, क्योंकि 2020 में जब गलवान वैली में एक्शन हुआ, चाइनीज ने हमला किया हमारे, हमने 50,000 ट्रूप्स यहीं से उठा के वहां डाले। मोस्ट ऑफ देम वेंट फ्रॉम जम्मू वैली, और चनाब वैली से बहुत सारे ट्रूप्स निकले, और ये पुंछ रजौरी और यहाँ से ट्रूप्स निकाले गए। वो जो गैप हुआ और इंटेलिजेंस का गैप हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर पनप गए ये लोग और कामयाब हो गए। अब बात ऐसे कि कोई हिंदू मुस्लिम का, ये तो प्रूवन है कि यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का टेररिज्म चल रहा है। एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कहता है कि हम जी वी आर नॉट हैप्पी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेइंग विद इंडिया, उन लोगों ने करके, लेकिन 20-40 साल तो हो गए इनको स्ट्रगल करते हुए। अब ये थोड़ा ठंडा पड़ रहा वैली में, लेकिन जम्मू रीजन में क्योंकि गैप्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कल्चरली सोशली और डेमोग्राफिकली यहाँ की जो एथनिक एफिनिटीज हैं या लाइकलीनेस है, लाइकहुड है, वो पाकिस्तान पंजाब से बहुत ज्यादा मिलती है। वहां पर भी उसी डिनोमिनेशन के लोग रहते हैं जो इस तरफ रहते हैं, और इनके आपस के जो लिंक्स हैं और कल्चरल एफिनिटीज हैं, इनका एक बहुत बड़ा असर है इस जम्मू रीजन में टेररिज्म के ऊपर। अभी सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, आपने 37 ईयर्स जो है सर्विस की है, अपने भारत माता की सेवा में हर एक संभव प्रयास किया है, और काउंटर टेररिज्म में आपने हर एक संभव प्रयास किया, स्पेशलिस्ट हैं आप। मुझे बताइए कि जो अब का जो ये टेररिज्म है, या कि हाइब्रिड आतंकियों की बात करें, क्या लग रहा है किस तरह से, किस स्ट्रेटेजी को लेकर ये काम कर रहे हैं? ये तो देखिए जी, ये हाइब्रिड वाला तो इधर काम है नहीं, वो कश्मीर वैली में है। जो लड़के दिन को छुपे होते हैं, दे आर वाइट कॉलर जॉब होते हैं उनके पास, कोई
पुलिस में काम कर रहा है, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर, उनकी इनकम 6 डिजिट फिगर में है, वो रात को पिस्टल लेके गन लेके शूट आउट करते हैं और आके दिन को वो गन रात को छुपाने के बाद काम करने के बाद देन डे टाइम दे आर मिक्सिंग। वो उस टाइप का हाइब्रिड टेररिज्म जम्मू रीजन में नहीं है। यहाँ पर प्योर टेररिज्म, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पीछे जाते हैं, सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स को हिट करते हैं, सिविलियंस को बुचर करते हैं। ये बिल्कुल टेररिज्म जो है, इसको हाइब्रिड टेररिज्म कहना नहीं है, एब्सोल्यूट वाइट नेकेड टेररिज्म है जम्मू रीजन में। और जम्मू रीजन में ये पनपा है क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का गैप है बड़ा हैवी हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोबारा उस सिक्योरिटी ग्रिड को रीइंस्टेट करना चाहिए जब तक यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आती, और बॉर्डर्स में 3-4 लेयर डालनी पड़ेंगी डिफेंस की, सिक्योरिटी एपरेटस की, पुलिसिंग की। बॉर्डर में पहले लाइन पे बीएसएफ है, सेकंड लाइन पे भी बीएसएफ रखें, थर्ड लाइन पे असम राइफल या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस की सेंट्रल जो रेगुलर्स हैं उनको रखें। उसके बाद एसपीओज को एक्टिवेट करें विद गन। और ये जो एसपीओज हैं, पूरी जो बस्तियां वहां पर, जो सिंपैथेटिक बस्तियां हैं बॉर्डर के, जो रोशनी एक्ट में बसाई गई हैं वहां पे, उन बस्तियों के ऊपर, घर घर के ऊपर वो नजर रखें। और उससे क्या होगा कि कोई आदमी पीछे जा नहीं पाएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर का रन हमने टेररिस्ट को फ्री दिया हुआ है। बॉर्डर से निकलने के बाद नेशनल हाईवे तक मिलिटेंट आता, उसको कोई नहीं पूछता था। वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट देम इन दैट जोन। और ये जब होगा, यकीन जानिए जम्मू रीजन साफ हो जाएगा, विद इन 1 ईयर, 1.5 ईयर क्लीन हो जाएगा। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर और नेशनल हाईवे 44 के बीच में, और ये सिर्फ यहीं नहीं करना, ये पंजाब में भी करना है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में करना है, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में करना है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में करना है, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, अखनूर तक करना है, चिकन नेक तक करना है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए, 3-4 डिफेंस की लेयर लगा दी आपने, पुलिसिंग की लेयर लगा दी, और जो सिंपैथेटिक बस्तियां, उनके घरों में डेली अगर तलाशी होना शुरू हो गई, बिलीव मी 1 साल का टाइम है, और मैं गारंटी के साथ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। आई प्रॉमिस। गवर्नमेंट की विलिंगनेस और सिंसियरिटी होनी चाहिए ये काम करने के लिए। सर एक सवाल हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं किसी भारतीय सेना के जवानों से बात करता हूं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, और मैं खुश होता हूं कि आप जैसे हमारे जवान हैं जो भारत माता की सेवा के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए सर, ओवरग्राउंड वर्कर जो है, जिनको सहानुभूति है आतंकवादियों को लेकर, इनको किस तरह से जो है नकेल कसी जाए? आपके हिसाब से किस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर को है नस्ते नाबूद किया जाए? मैंने पहले आपको बताया, प्रोसेस शुरू हो गया है, उसका नतीजा ये आ रहा जो आपने देखा। इनको उठाइए, पीएसए लगाइए, अगर ये एविडेंस है तो जेलों में डालिए, इनको जम्मू कश्मीर के जेलों में नहीं डालना। इनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्टिकेट करिए, इनकी प्रॉपर्टी रेज डाउन करिए, लॉ बनाइए, अगर लॉ नहीं एग्जिस्ट करता है मेक ए लॉ, डिस्ट्रॉय देयर प्रॉपर्टीज, और इनको ब्लैक लिस्ट करिए। इनके अगर जॉब्स हैं और इनके सिंपैथेटिक लोग जो इनकी मदद करते हैं और उनको नॉलेज है, इनके फोन ट्रैक करिए, किस किस से ये बात करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, उनको संदेह के शक में रखिए। ये सारे लोग लाइन पे आ जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, पूरा नेटवर्क इनका खत्म हो गया। टेररिस्ट अंदर आ ही नहीं सकता। टेररिस्ट के लिए सिंपैथेटिक पॉपुलेशन होना वैसे जरूरी है जैसे मछली के लिए पानी का होना है। अगर पानी आप ड्राई कर देंगे मछली मर जाएगी। यू हैव टू ड्राई दिस ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क। इसको आपको खत्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल सही है। जो कश्मीर में इन्होंने किया, सारे उठा के उन्होंने सेंट्रल जेलों में डाले। कश्मीर में पथराव बंद हो गया। पथराव बंद इसलिए नहीं हुआ कि कोई अचानक हार्ट की चेंज आ गई लोगों की, नो। पथराव इसलिए बंद हुआ कि जितने भी सिंपैथाइजर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, पत्थर फेंकने वाले थे, उनको सेंट्रल जेलों में डालो और वहां पर अच्छी सेवा हुई उनकी। उस सेवा का नतीजा हुआ कि लोग यहां से जा नहीं सकते उनके रिश्तेदार मिलने। उन्होंने माफिया मांगी जेलों में कि हम वापस जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमको छोड़ दो। उन कंडीशन पे बहुत सारे लड़के छोड़े गए और जो हार्डकोर हैं अभी तक वहां जेलों में पड़े। अभी जिस तरह से पत्थरबाजी बंद हुई है और पत्थरबाजी को लेकर जिन लोगों पर एफआईआर लगी है, तो बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि जो पत्थरबाज हैं उन पर एफआईआर हटाई जाए, ये भी मांग उठी। ये जो यहाँ की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो JNK की हैं और वैली बेस्ड पार्टीज हैं, मुझे उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। उनको राइट फ्रॉम 1931 जब 13 जुलाई
1931 में जो हब्बा गदल का इंसिडेंट हुआ था, जहां पर 26 आदमी मारे गए थे, तब से ये लोग कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज। ये कश्मीरियों को आम जीने नहीं देंगे आराम से। इन लोगों का कोई भी इंटेंशन है वो साफ इंटेंशन नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पॉलिटिक्स में आते हैं, वहां दिल्ली में जाके सलामें भरते हैं और यहाँ कश्मीर में आके दूसरी बात करते हैं। मुझे इनके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, मुझे यहाँ के अवाम के बारे में बात करनी है। कश्मीरियों को अगर सेफ रखना है, कश्मीरियों को अगर डिग्निफाइड तरीके से रखना है, तो ये जो ओवरग्राउंड नेटवर्क्स हैं, जो सिंपैथी वाले लोग हैं, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। वैली में तो वो ऑलमोस्ट कामयाब हो गए, जम्मू रीजन में उनको ये काम शुरू करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रीफ किया इन्होंने, और पूर्व कमांडेंट हैं स्वर्ण देव जी, और मुझे अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और देखिए, हमारे जवान जो है, हमारे भारतीय सेना के वो जवान जिन्होंने अपनी शहादत देखकर जो है अपने मुल्क को, भारत माता की रक्षा की है। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे भारत वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जिंदगी की, लेकिन जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। तो आज के इस पूरे इंटरव्यू को लेकर मैंने बताया आपको कि किस तरह से आतंकी गतिविधियां जो है अपर रीच में हो रही है जम्मू संभाग की अगर बात करें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने ब्रीफ किया है। और सबसे बड़ी बात है, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक संभव प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ। जय